नमस्कार, निशंक न्यूज में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे पॉलिटिकल जो घटनाक्रम इस समय देश में चल रहा है, सरकार बनने पे और किस तरह से जो अड़चने आनी है उस पे बात करेंगे। हमारे साथ में इस पूरे मामले पर बात करने के लिए जिनका पॉलिटिकल एक्यूमेन लगभग 33 सालों से परखा गया है, उन्होंने कई जो है इस तरह की सरकारों को बनते और बिगड़ते देखा है, सरस वाजपेयी जी। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये जरूर है कि एनडीए को बहुमत मिला हुआ है, लेकिन बीजेपी बहुमत से काफी पीछे है। जो उसको स्वयं को बहुमत मिलना था उसमें काफी पीछे है। तो क्या दिक्कतें आने वाले समय में मिलेंगी और किस तरह से लगता है कि परेशानियां अब आने वाली हैं इस सरकार के लिए। नमस्कार, पहले तो निशंक न्यूज में। और हम ये जानना चाहेंगे कि जो मोदी जी जिनकी पहचान थी कि वो बहुत बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, काफी चीजें जो है 10 सालों में देखी गई हैं, आपको क्या ऐसा लगता है कि इस टेन्योर में मोदी जी के हाथ पैर कुछ बंधे दिखाई देंगे? देखिए, वर्तमान जो स्थिति है उसमें तो हाथ पैर बंधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। पिछले 10 सालों के कार्यकाल में उन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए कई प्रदेशों में ऐसी स्थितियां पैदा की और उसमें वो सफलता से अमल भी कर पाए। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, सभी जगह पे वो सरकार बनाने में सफल रहे। उसके लिए जोड़ तोड़ की राजनीति, और जहां भी उन्होंने सरकार बनाई वो अभी तक उनके साथ ही हैं। तो अभी तो वर्तमान में तो स्थिति लग रही है कि उनके हाथ पैर बंधे रहेंगे। जो गठबंधन, चूंकि उनकी सीटें अभी बहुमत से करीब करीब, केवल भाजपा की देखी जाए तो करीब करीब 30 सीटें कम आ रही हैं, 30-32 सीटें। अगर मौका मिला, अभी तो जाहिर तौर पे दिख रहा है कि टीडीपी और जदयू, ये दोनों लोग उनके साथ हैं। वही किंग मेकर भी होंगे जो सीटों की स्थिति बन रही है। तो उनके साथ रहते तो हाथ पैर बंधे रहेंगे, क्योंकि कोई भी निर्णय लेंगे तो चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी के नेता हों, चाहे जेडीयू के नेता हों, दोनों लोगों की स्थिति ये है कि वो रहे जरूर एनडीए के साथ कार्यकाल में। एनडीए तेलुगु देशम का तो ये रहा कि वो संयोजक भी रहे एनडीए के शुरुआती दिनों में, लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इन लोगों की जो मूल विचारधारा है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्वभाव से मेल नहीं खाती है। तो ऐसे में अगर ये दोनों लोग साथ में रहते हैं, जो स्थितियां बनी हैं, उस एनडीए के बहुमत पे ही अगर ये सरकार बनाते हैं जिसका जनादेश मिला है एनडीए का, तो आने वाले समय में मुश्किलें नरेंद्र मोदी जी के सामने बहुत ज्यादा आएंगी। सर जी, एक चीज और भी है, जैसे कि अभी जो रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, तो 240 सीटें यानी कि 63 सीटें लगभग पिछले टेन्योर से कम मिली है। दूसरी यदि देखा जाए तो 47 सीटें कांग्रेस की बढ़ी हैं। तो इस स्थितियों में समाजवादी पार्टी की 37 सीटें यानी कि 32 सीटें लगभग उनकी बढ़ी हुई हैं। तो क्या सरकार चलाना इतना आसान होगा? क्योंकि यदि नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनके नेचर के विषय में भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले, कम बार जीत के भी सबसे ज्यादा शपथ लेने का उनका रिकॉर्ड है। दूसरा, तेलुगु देशम पार्टी जो है एक बार कांग्रेस के साथ में पिछली बार लड़ भी चुकी है। तो इन परिस्थितियों में कितना यूसीसी लागू करना और ये सब चीजें कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप? देखिए, बताया ना कि जो मूल विचारधारा है, चाहे वो नायडू जी की हो, चाहे नीतीश कुमार जी की हो, मतलब जेडीयू हो या टीडीपी हो, इनकी मूल विचारधारा भाजपा से मेल नहीं खाती है। उसके अलावा दोनों नरेंद्र मोदी के बराबर के नेता हैं, समकक्ष जिनको कहा जाए, उम्र के हिसाब से भी और राजनीतिक अनुभव के हिसाब से ही। ये लोग अमित शाह से सीनियर जरूर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के समकक्ष आते हैं। जिस समय एनडीए की सरकार बनी थी पिछली बार, जब एनडीए बना था, तो उस समय नायडू जी उसके संयोजक थे। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी है, उस समय एक बात ये भी आई थी कि वो विचारधारा मेल ना खाने के कारण नायडू की वजह से आपकी सरकार गिर गई, लेकिन वो आई गई बात हो गई थी। अब जो स्थितियां बन रही हैं,
इन दोनों लोगों के सामने अभी तक जो नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में फैसले लेते रहे, कड़े फैसले, क्योंकि उनको ये था कि पीछे मेरे पूरा हमारी पार्टी का ही पूर्ण बहुमत है, हम जो एनडीए के समर्थक दलों को मंत्री पद दिए हैं, चाहे वो छोटे विभाग हों या कम महत्वहीन विभाग हों, लेकिन वो छोटे दल उससे संतुष्ट हो जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार तो भाजपा की है ही, हमें कुछ नहीं, लाल बत्ती मिली है, थोड़ा प्रोटोकॉल मिला है, उतने से वो संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन ये जो दोनों नेता हैं, ये बराबर जवाब देने वाले हैं और सवाल करने वाले हैं। इनको साथ लेके, चाहे वो यूसीसी का हो, चाहे अन्य जो फैसले हों, जो भी उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए अपने प्लान किए हों, वो फैसले ले पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फैसले लेंगे तो उसकी जवाबदेही भी होगी। अभी तक तो 10 साल में कोई जवाबदेही नहीं थी। नहीं, जैसे कई बार शरद जी एक प्रश्न उठता है कि नरेंद्र मोदी कितने खिलाड़ी हैं, क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी गुजरात की स्थितियां नरेंद्र मोदी के फेवर में नहीं थी। इस कंडीशन में ऐसी चर्चाएं हैं, कई लोगों से जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात भी होती है, तो उनका यही कहना है कि ये जो बहुमत का आंकड़ा है ये आने वाले 6 महीने में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अंदर वो कला है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजें क्या पॉजिटिव बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए दिखाई दे सकती हैं? देखिए, एनडीए के लिए तो नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी अपना पूरा प्रयास करेगी कि वो अपने दम पे सरकार बनाए, मतलब अपना बहुमत का आंकड़ा वो 272 पार कर ले। इसके लिए वो हर तरह का प्रयास करेंगे। प्रयास की पहली कड़ी में ये है कि जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार देखेंगे कि इनके आगे हम फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी 293-94 के आसपास आ रहा है, अगर उससे 16 और जेडीयू की 12 दोनों हटा दी जाएं तो वो बहुमत आ जाता, वो आ जाता है 264 के आसपास। ऐसे में 8 सीटों की जरूरत पड़ेगी। 8 सीटों के लिए भाजपा का पहला प्रयास ये होगा कि वो शिवसेना को अपनी तरफ करे। उद्धव ठाकरे जो हैं वो हर हालत में चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मेरी सरकार बने। अभी जैसे संजय राउत का एकदम से स्टेटमेंट अभी कुछ मिनट पहले आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहते हैं और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है वो किसी तरह की अड़चन पैदा नहीं करेगा। तो इसको किस संदर्भ में देख रहे हैं? ये देखिए, ये सब कटिया फंसाने वाला काम होता है कि हमसे आप मिलो, बार्गेन करो, नहीं तो हम ये करेंगे। लेकिन है ये कि उनके मन में अभी भी टीस है महाराष्ट्र की सत्ता जाने की और सबसे ज्यादा शिवसेना का चुनाव चिन्ह जाने की। नरेंद्र मोदी जी का पहला प्रयास ये होगा कि अगर वो 9 सीटों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की सत्ता देके उसमें एक नाथ शिंदे को मनाया जाएगा, क्योंकि एक नाथ शिंदे जो हैं वहाँ पे वो फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री के प्रयासों से हैं। बिल्कुल सही बात। और भाजपा की कृपा से हैं। बिल्कुल सही बात। मतलब एक नाथ शिंदे का उतना बहुमत नहीं था, अगर भाजपा उनको ना आगे करती तो वो नहीं कर सकते थे। उसके बाद उनको शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी मिल गया, शिवसेना का असली मालिक भी उनको मान लिया गया, जो चुनाव आयोग ने परमिशन दिया। उसके बाद भी जो महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए हैं, एक नाथ शिंदे 7 सीटें जीत पाए और उद्धव ठाकरे 9 सीट जीते हैं। अगर भाजपा प्रयास पहला ये करेगी कि शिवसेना को वो उद्धव ठाकरे को अपने पाले में करके और अपना जो नायडू और माइनस चंद्रबाबू नायडू माइनस जेडीयू नीतीश कुमार करके 273 का जो आंकड़ा होता है, वो 273 का आंकड़ा पहले अपना मजबूत करे। तो आपने इस पूरी चर्चा में ये देखा कि किस तरह से जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं तो क्या अड़चने आएंगी, हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे। किस तरह से उन अड़चनों का सलूशन निकल सकता है, इस पे भी चर्चा है। और आने वाले समय में और मुसीबत किस तरह से खड़ी होने वाली है, क्योंकि हरियाणा एक दूसरी है, तो उस पे हम चर्चा अपने विशेषज्ञों से लगातार करते रहेंगे। उसके लिए आपको लगातार
निशंक न्यूज से जुड़े रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और जो बिहार की राजनीति है, खासकर टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल में राजनीति है, उसके विषय में भी हम लोग चर्चा और उसकी चर्चा के वीडियो आपको दिखाते रहेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे कि किस तरह से इस राजनीति को समझा जाए और देश की राजनीति से जुड़ा जाए। तब तक के लिए नमस्कार।